हेलो एवरीवन, आज हम लोग एमरेल्ड फाइनेंस का क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के ऊपर थोड़ा समझेंगे एंड कॉन कॉल के पे कुछ डिस्कशन हुए थे। कॉन कॉल को मैं थोड़ा सा एक स्नैपशॉट करके बता दूंगा। यही वीडियो रहेगा इसका, राइट। एंड मैंने ट्विटर पे ऑलरेडी इसको किया था कवर, एमरेल्ड फाइनेंस को। मेरे को नंबर्स उतने अच्छे लगे नहीं थे, मैंने पोस्ट कर दिया था। तो बट फिर भी मैं क्यों कर रहा हूँ इस कंपनी को कवर, ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट। मेरे को ओवरऑल नहीं, कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब मेरे को ऐसे, मैं ज़्यादा फाइनेंस कंपनी ट्रैक नहीं करता हूँ, धीरे धीरे अपना एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ, समझ रहा हूँ चीज़ों को। बट ये कंपनी पर्टिकुलर है जिसको मेरे को ट्रैक करना बहुत अच्छा लगता है, नंबर्स अच्छे लगते हैं। क्योंकि इनका एक प्रोडक्ट है, EW प्रोडक्ट, वो काफ़ी मेरे को तगड़ा लगता है, राइट। उसकी वजह से मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है। तो चलिए पहले इसका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, नंबर समझते हैं, कॉन कॉल के कुछ नोट्स समझते हैं, एंड देन पूरा सिनेरियो समझते हैं क्या है, राइट। तो ये जो एमरेल्ड फाइनेंस है ना, नाम से समझ रहे हो, फाइनेंस कंपनी है। तो ये लोग क्या करती है ना, इनका बिजनेस मोस्टली लोन के अराउंड है, ठीक है। तो इनका 3 वर्टिकल है। तो लेट्स अगर ये 100 रुपये कमाते हैं तो 45% इनका आता है बिजनेस लोन से। मतलब ये लोग SME कंपनीज, छोटी कंपनीज को वर्किंग कैपिटल बिजनेस लोन देते हैं, तो 45 रुपये इंटरेस्ट इनकम वहाँ से आता है इनका। बाकी आप समझ लो 50% इनका बाकी इनकम आता है इधर से, 48 to 50% आ जाता है DSA एजेंसी से। मतलब ये लोग क्या है ना, DSA मतलब होता है डायरेक्ट सोर्सिंग एजेंट, ठीक है। तो ये लोग बड़े बड़े बैंक्स, लेट से RBL बैंक हो गया, फिर आपका HDFC, मल्टीपल बहुत सारे 40 बैंक के संग ये लोगों ने पार्टनरशिप किया है। ये उनके लिए लोन सोर्सिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट से HDFC को कोई होम लोन बेचना है या पर्सनल लोन बेचना है, तो ये लोग ना अपना क्या बोलते हैं, अपना सॉफ्टवेयर, इनका सब कुछ टेक इंफ्रा बना हुआ है, ये लोग इसके थ्रू जो भी सोर्स करते हैं जिसको लोन चाहिए, एंड HDFC को दे देते हैं, एंड ये लोग इसमें फ़ी बेस्ड इनकम कमाते हैं। तो आप समझ लो कि ये वाला पार्ट में जो 50% पार्ट है, इसमें इनका कुछ ऐसा रिस्क नहीं रहता है, इनको फ़ी मिलता है। जैसे लेट्स से एग्जांपल में बना के बोल रहा हूँ, 10 लाख का लोन हुआ तो 2,000 फीस मिल गई, राइट। एंड इसमें खर्चा क्या आएगा, क्योंकि सब कुछ टेक बेस्ड बना हुआ है, सब कुछ इनका टेक A to Z चीज़ें बनी हुई है, तो इसमें खर्चा ज़्यादा नहीं आता है। तो इस वजह से ना कंपनी को काफ़ी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तो 45% अपना आता है बिजनेस लोन देके, 50%, 48 to 50% आता है अपना ये फ़ी बेस्ड इनकम, दूसरे के लिए लोन्स वगैरह, गोल्ड लोन भी ये लोग ने कुछ टाइम पहले शुरू किया। गोल्ड लोन भी 110 करोड़ ये लोग ऑन अ मंथली बेसिस डिस्बर्स कर रहे हैं, राइट। तो इससे ये लोग को काइंड ऑफ फ़ी बेस्ड इनकम आता है। तो ये हो जाता है अपना करीब करीब 95-96% ऑफ द पोर्टफोलियो। बाकी 4, 4.5, 5 रुपये इनका आता है ना EWA प्रोग्राम से। एक EWA करके होता है, EWA है अर्ली वेज एक्सेस, यही मेरे को सबसे मस्त चीज़ लगता है मतलब पूरे ब्रांडिंग का। ये वाला और DSA भी अच्छा लगता है क्योंकि फी बेस्ड इनकम है, राइट। तो EWA को थोड़ा अच्छा से समझते हैं, जिसकी वजह से पूरा मार्केट मतलब इसको देखता रहता है कि क्या चीज़ चल रही है, कंपनी में है क्या, राइट। तो अर्ली वेज एक्सेस जैसे आप नाम समझ लो, तो क्या है ना, अर्ली वेज एक्सेस दे देता है। मतलब आपको सैलरी जो भी है, वेज आपकी है, उसको अर्ली एक्सेस देता है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलो कि आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपये है, राइट। एंड आपको 30,000 कब मिलेगा, लेट से पूरा जैन खत्म हो गया, अभी फरवरी क्या 2 तारीख है, राइट। तो आपको 1 तारीख को पैसे मिले होंगे या जैन 30 को पैसा मिला होगा, लास्ट में मिलता है, राइट। बट व्हाट इफ़ आपको बीच में लिक्विडिटी चाहिए हो या बीच में आपको पैसे चाहिए हो, तो ये क्या करती है ना कि आपकी कंपनी के संग टाइप कर लेगी। जैसे आप ABC कंपनी में काम करते हो, तो आप लेट से 15 दिन हो गया आपने काम किया, तो 15,000 आपके आइडियली सैलरी हो जानी चाहिए। तो वो 15,000 का कुछ पार्ट, 60, 70, 80% पार्ट आपको दे देगा ये, ठीक है। एंड इसका क्या है ना कि ये रिस्क एम्प्लॉयर के ऊपर है। मतलब इवेंचुअली आपको 15,000 तो पूरा सैलरी मिलने ही वाला था, राइट। लेकिन आप 10,000 के लिए एलिजिबल हो, तो 10,000 आपको लोन दे देगा ये एमरेल्ड फाइनेंस दे देगी EW प्रोग्राम के थ्रू। एंड आपको 10,000 के बदले ना 1-2% कुछ एक थोड़ा फ़ी काटेगी, लेट से 9,800 ही आपको देगी, तो 200 रुपये इसका फ़ायदा हो जाएगा। एंड आपको पैसे वापस लौटाने नहीं है, आपके क्या होंगे ना, मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ में जब भी आपको सैलरी मिलने वाली है, उससे ये 10,000 कट के आएंगे। तो आप समझो कि आपकी जो सैलरी है ना, वो आप पहले से एडवांस में ले रहे हो, वही हो गया अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम, राइट। तो ये इस स्पेस में ऑपरेट करती है। कुछ क्वार्टर्स पहले ना इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 1.5-2% था। आई थिंक लास्ट 4 क्वार्टर पहले 1.5-2% था, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है इसके पूरे कंपनी में। और ये लोग बोल रहे हैं कि आगे जाके कुछ 8-9%, 7-8% हो जाएगा, राइट। तो ये मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि अब 1.5-2% ये लोग प्रोसेसिंग फ़ी ले लेते हैं। एंड आप वही सोचो ना कि हर महीना मतलब ये मंथली फ़ी होगा ना, मतलब अब जब पैसा लोगे आपको 2% मिल गया, एंड ये पैसा लेंगे सामने वाले से, मतलब जो आपकी एम्प्लॉयर है, आपकी कंपनी के मालिक, उससे पैसा ये लोग मंथली बेसिस पे ले लेंगे। तो वही सोचो 2% या 1.5% ईयरली अगर आप करके देखो, तो 18-20%, 25%, 24% के रेंज में इनका फ़ी बन जाता है। या जो भी आप समझ लो कि IRR जो होता है ना, मतलब इंटरेस्ट काफ़ी हाई हो जाता है। तो इंटरेस्ट के टर्म्स में काफ़ी हाई हो जाता है, तो ये काफ़ी मार्जिन एसर्टिव बिजनेस है। मतलब ये मार्जिन को अपलिफ्ट करता है। दो मैं बताता हूँ ना, प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने वाली चीज़, तो इसमें काफ़ी अच्छी मार्जिन होती है। तो ये मेरे को इस कंपनी के बारे में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है। बाकी थोड़ा नंबर समझ लेते हैं। तो नंबर्स में इनका क्या है कि अभी इन्होंने 7.8 CR का रेवेन्यू किया था। ये जो मैंने पूरा तीनों सिस्टम बताया,
तीनों बाइफर्केशन करके उससे 7.8 किया, एंड उसमें इनका समझ लो पैड बन गया 4 रुपये का। मतलब आप समझो कि पूरा 8 करोड़ भी इन्होंने नहीं किया, 7.8 किया, उसमें से 4 करोड़ के पूरे पैट आ गए, मतलब करीब करीब 60% की इनकी पैट है। तो काफ़ी मतलब टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, इनका ना पूरा टेक स्टैक बना हुआ है। ये बताते हैं कि अर्ली वेज एक्सेस वाला जो भी है, जो भी कॉर्पोरेट में जाएंगे ये लोग 20-25 मिनट में या 1 घंटा में पूरा काइंड ऑफ सेटअप कर सकते हैं, एक एक 2-2 हज़ार वाले बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को। तो सब कुछ टेक पर आवा है इनका। बस इनको क्या चाहिए कि क्लाइंट चाहिए ऑन बोर्ड हो एंड फटाफट शुरू करने लग जाए, तो ये इनका एक काफ़ी अच्छा चीज़ हो जाता है, राइट। एंड अगर रिसेंट की बात किया जाए तो मतलब एक नंबर्स में एक सिनेरियो में बताता हूँ, मतलब कैसे चल रही थी, क्या ट्रेंड था। तो 2024 में ना 13 करोड़ का सेल किया था और 4 करोड़ की पैट की थी। तो इन्होंने क्या बोला था ना कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में FY27 एंड तक, मतलब FY26 शुरू हो जाएगा ना अप्रैल से, अभी 25 चल रहा था, तो FY27 तक, मतलब 26 अभी चल रहा है, 27 नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो FY27 तक ये बता रहे थे कि ये लोग 8 to 10x पैट कर देंगे, मतलब 4 करोड़ पे 8x करूँगा तो 32 CR हो जाएगा, 10x करूँगा तो 40 CR हो जाएगा। तो 32 CR लेके चलते हैं, थोड़ा हम लोग कंजर्वेटिव होकर चलते हैं कि भाई इतना तो करना चाहिए जैसे वो बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 4 करोड़ अभी है, उसके बाद 8 करोड़ होना चाहिए डबल, उसके बाद 16 होना चाहिए डबल, उसके बाद 32 करोड़। मतलब अगर हर साल ये अपना प्रॉफिट डबल करते रहेगी तब जाके ये लोअर एंड ऑफ द 8 to 10x वाली अचीव कर पाएगी, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अभी सुनो आप, क्योंकि कॉन कॉल में कुछ कुछ नोट्स आए हैं जिसकी वजह से मतलब आपको मैं अभी बताऊंगा कि कैसे चीज़ें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर इन्होंने क्या किया ना, 2025 में 9 करोड़ का प्रॉफिट किया, ठीक है। तो 4 से 8 का ना तो 9 कर दिया, तो मार्केट को अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अभी रिसेंट 3 क्वार्टर्स का देखते हैं। अभी मैंने बताया 4 करोड़ की इस क्वार्टर में आई थी, इससे पहले क्वार्टर आई थी 3.6 करोड़, उससे पहले आई थी 3.9, तो 3.919, तो 3.2 ले लेते हैं उसको। तो ये दोनों मिला के करीब करीब 7 करोड़ होता है, 6.8 होता है और 4, तो 6.8 + 4 करीब करीब 10.8, 11 करोड़ ले लेते हैं। पूरे अभी 3 क्वार्टर में इन्होंने 11 करोड़ का सेल, मतलब प्रॉफिट किया, सेल भी नहीं प्रॉफिट किया, ठीक है। अब आप एक बताओ कि हर क्वार्टर और क्वार्टर ये लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं अपने प्रॉफिट को, तो नेक्स्ट क्वार्टर में वर्ष ले लेता हूँ कि 4 करोड़ प्रॉफिट करेंगे या 5 करोड़ कर लेंगे, राइट। तो वही है कि 4-5 करोड़ अगर करेंगे भी तो वो लोअर एंड पे ही आएंगे, 15-14-15 करोड़ के बीच में ही आएंगे। आप खुद सोचो, पहले 2 क्वार्टर में 6.8 हो गया, अभी 4 हो गया, तो 10.8 हो गया, 11 ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वार्टर भी अगर 4 करोड़ कर देती है ये, तो 15 हो जाएगी, राइट। तो लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम 16 जो था उससे थोड़ा सा नीचे ही हो रहा है, राइट। एंड एक और चीज़ है कि इनका जो अभी रेवेन्यू आया ना, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ आया रेवेन्यू में 60%, और इनको ना हमेशा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। क्यों? क्योंकि इनका कुछ खर्चा नहीं है। मैंने क्या बताया था, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, मतलब सब टेक इनका रेडी है। DSA में आप देख लो, जो डायरेक्ट सोर्सिंग एजेंट है दूसरे के जो करता है, खर्चा किया है, 2-4 आदमी बैठाया होगा इन्होंने। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ बना के, लिमिटेड इंप्लॉयज़ होंगे एंड जो भी सॉफ्टवेयर होता था वो सब कलेक्ट करता होगा और पास ऑन कर देता होगा, राइट। तो खर्चा कुछ नहीं लगता होगा। दूसरा, EW वाले प्रोडक्ट में भी खर्चा कुछ नहीं है, क्योंकि एक बार कॉर्पोरेट को डालना है और कॉर्पोरेट से जो भी पैसे आएंगे, जो भी EW वाली चीज़ होती रहेंगी, या फिर लोग जैसे जैसे पैसा लेते जाएंगे, ये लोग प्रोसेसिंग फी काटते रहेंगे। मतलब मैनुअल इंटरवेंशन कुछ नहीं है, बस देखना है कि सब चीज़ें चल रही है, लेकिन उसके लिए 1 या 2 आदमी काफ़ी है मेरे हिसाब से, राइट। तो इसमें ना टेक्नोलॉजी काफ़ी वो हो जाती है। तो मतलब जितना आपका टॉप लाइन बढ़ेगा ना, आप जितना सेल कर दोगे उतना आप समझ लो उसका वो प्रॉफिट आपके बॉटम लाइन में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज हो जाता है, राइट। मतलब बेसिकली आपने एक बार मेहनत करके सब कुछ बना दिया एंड आपको पूरा फल पूरा मिल रहा है, मतलब आप पूरा एक बार क्रीम का बिजनेस सेट कर लियो। तो ये वाला चीज़ इसमें हो रहा है। बट हाँ, वही कमिंग बैक टू द पॉइंट, 4 करोड़ से 8 करोड़, 9 करोड़ किया इन्होंने, 9 से अभी रन रेट हो गया 11 करोड़ का चल रहा है। मेरे हिसाब से 14-15 करोड़ कर देंगे, चलो 15 करोड़ कर लेंगे, ठीक है, एट मैक्स। तो अभी देखो, रिसेंट मैंने क्या बताया था कि 35% की ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू ग्रोथ आई है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे ना, तो प्रॉफिट ग्रोथ करीब करीब 60% की दिख रही है। तो वही देखो कि अगर 15 करोड़ भी करते हैं ना, तो 32 करोड़ नेक्स्ट ईयर का जो लोअर एंड पहुंचने के लिए भी 100-120-30% का रेंज चाहिए। आप पैड ग्रोथ दिखा रहे हो 60% का, एंड मार्केट मांग रहा है 120%, जो आपने गाइडेंस दिया था। तो यही वाली चीज़ खराब हो जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में देखोगे तो भाई ये ग्रो करिए 30-35-40% से, पैड ग्रो करिए 70-80-60% से, ठीक है। लास्ट कुछ क्वार्टर में 100-120% से ग्रो करी थी, अब धीरे होकर 60% पे आ गया। तो मार्केट में तो आपने हवा फैला दी थी कि भाई, आपने बोल दी थी गाइडेंस कि भाई मैं तो 3 साल में 10x कर दूंगा, 8x कर दूंगा। आप लोअर एंड भी मीट नहीं कर पाए, तो ये मार्केट को खराब लगने लगता है। आप ऐसे समझ के चलो कि आपका कोई एक दोस्त है जो लंबा लंबा फेंकता है बहुत अच्छा दोस्त, करता सब कुछ अच्छा है, ठीक है, सब कुछ अच्छा करेगा, सब कुछ आपके संग उसका रिलेशनशिप अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट वो फेक ज़्यादा देता है। वो 100 का फेक देता है लेकिन करता 80। तो आप क्या है ना कि आप उस हिसाब से उसका एक्सपेक्टेशन सेट कर दोगे, भाई 80 करता है, मैं भी 60 भी कर दे। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, एक एनालॉजी ले रहा हूँ, राइट। तो यही वही आपका दोस्त है एमरल्ड फाइनेंस, कि है अच्छी कंपनी, तगड़ी नंबर लाती है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। इनका कॉन कॉल में भी जाके देखो ना, ये हमेशा यही बोल रहे हैं कि भाई हमको
ऐसा स्पीड में नहीं ग्रो करना है कि हमको एनपीए ले आना है या फिर हम लोग को ख़राब लोन दे देना है, राइट। तो ये हमेशा बोलते हैं, लास्ट 2-3 क्वार्टर से बता रहे हैं कि रेवेन्यू लाना कोई बड़ा बात नहीं है। हमारा इंडिया क्रेडिट हंग्री कंट्री है, पैसे तो मैं दूंगा तो कोई ना कोई ले लेगा, बट हम लोग को रेस्पॉन्सिबली पैसे देना है कि एनपीए नहीं आ जाए। एनपीए क्या होता है? नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बेसिकली आपने किसी को पैसा दिया और पैसे वापस नहीं आए, वो डिफॉल्ट कर गया, पैसे नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये उनको नहीं करना। तो ये एक चीज़ काइंड ऑफ ये बता रहे हैं, बट 2-3 क्वार्टर से बता रहे हैं। भाई कितना बताओगे, आप एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा दो। बता रहे कि एनवायरनमेंट अभी चेंज हो रही है, अभी टर्बुलेंस है थोड़ा एनबीएफसी मार्केट में, लोन्स वाले मार्केट में, बट ठीक है। हैविंग सेड दैट, तो आपको गाइडेंस भी उस हिसाब से बार बार नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने वैसे कॉन कॉल में एक बार बीच में से बोल दिया कि हमारा 3 से 4 साल का गाइडेंस है 8 to 10x करने का। वो जो 4 करोड़ से 32 या 40 करोड़ करने का 3 से 4 साल का गाइडेंस है। 3 साल था, लास्ट 3-4 क्वार्टर पहले आप जाके पढ़ोगे तो 3 साल का गाइडेंस दिया था, अब 4 साल हो गया। तो अब वही देखो ना, धीरे धीरे ग्रोथ कम हो गई। फिर एक और चीज़ है, ईडब्ल्यूए क्लाइंट्स जो भी, जिनको ये लोग पार्टनर करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के संग, जिनके एम्प्लॉय पैसा लेते हैं, अर्ली सैलरी देते हैं, उन्होंने बताया था कि ईयर एंड तक हम लोग 250 कॉर्पोरेट्स को काइंड ऑफ टारगेट करेंगे, ठीक है। अभी इनका 180 हो गया एंड बोल रहे हैं अगेन कि हाँ मेरे पास बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं, बट रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे खराब क्वालिटी के रिजेक्शंस, खराब क्वालिटी के एप्लीकेशन आए थे। तो हम लोग रेस्पॉन्सिबली देख रहे हैं और देखते समय भी हम लोग बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ काफ़ी अच्छी है कंपनी के बारे में, बट नंबर्स थोड़ी दिख जाते तो मजा आता। इन्होंने बताया कि भाई हम लोगों कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं कि लोग ने किसी और किस्म पैसा डिफॉल्ट तो नहीं किया, वो सब देखते हैं। फिर सैलरी टाइम पे जा रही है कि नहीं, क्रेडिट हिस्ट्री, सब क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह सब कुछ देख के ये लोग क्लाइंट ऑनबोर्ड करते हैं, ईडब्ल्यू वाला, राइट। तो इसकी वजह से ये लोग के पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है सेटअप करने के लिए, बट ये सबको दे नहीं रहे हैं बेस्ड ऑन ये सब देख के। बट वही है कि आपको ये सब चीज़ उस हिसाब से बताना चाहिए ना, मार्केट में गाइडेंस देना चाहिए। मैं कंपनी की तरफ ऐसा कुछ गुस्सा दे के नहीं बता रहा हूँ या मेरा ऐसा कुछ पर्सनल हिट नहीं है। आई एम जस्ट असेसिंग कि मार्केट कैसे देखता है। मैं तो मार्केट ही हूँ ना, मैं मार्केट का पार्टिसिपेंट हूँ, तो मैं भी मार्केट हूँ, राइट। आप भी मार्केट हो, सब कोई मिलकर हम लोग मार्केट बनाते हैं। तो हम लोग तो यही सोचेंगे ना कि भाई वो बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा ही फेक देती है एंड उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है। एक और चीज़ है कि इन्होंने एक और गाइडेंस दिया था ईडब्ल्यू का, कि हम लोग ईयर एंड तक, मतलब वही मार्च तक, हम लोग ऑन मंथली बेसिस 13 to 15 CR का डिसबर्स कर देंगे ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट, मतलब अर्ली सैलरी डिसबर्स कर देंगे। और इसमें 1.5% ले लो, इनका कमीशन बनता है। तो 15 करोड़ पे 1.5% कितना बनेगा? करीब करीब 20 लाख, करीब 20-25 लाख का बनना चाहिए, उस रेंज में बनना चाहिए, राइट। तो ये एक चीज़ अच्छी है। बट अब क्या ना कि इन्होंने बताया कि इस क्वार्टर इस मंथ जो भी है, लास्ट मंथ इन्होंने 8 करोड़ का किया था एंड मूविंग फॉरवर्ड मार्च तक इनका 10-11-12 करोड़ में आ जाएगा। तो अगेन वही देखो, 11-12 एट मैक्स बता रहे हैं और 13 to 15 ये लोग हायर एंड बताए थे, मतलब इस रेंज में बताया था, उससे भी नीचे में ये लोग क्लोज कर रहे हैं। तो ये ना, ये सब चीज़ें ही मार्केट एक क्वार्टर देखता है, 2 क्वार्टर देखता है, फिर तीसरा क्वार्टर जब नंबर्स नहीं आते हैं ना, तो भाई मार्केट तो बोलेगा भाई तुम जाओ, एक काम करता हूँ, तुम घूम के आओ, मैं पैसा निकाल लेता हूँ, कहीं और डाल देता हूँ एंड उसके बाद में मिलते हैं, बाद में अगर अच्छा करो तो फिर से डाल लेंगे, क्योंकि तुम्हारे नंबर्स ओवरऑल अच्छे हैं, बिजनेस काफ़ी अच्छी है, तुम धीरे धीरे ग्रो करना चाह रहे हो, वैसे एक बार में पेल के आप पैसा नहीं बनाना चाह रहे हो। तो ये एक आप दिमाग में रखना कि हमेशा ऐसे ही चलती है। स्टोरी वाली चीज़ जो है ना, मतलब आप स्टोरी बता रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, बट स्टोरी से बहुत बार मिस कर जा रहे हो। आप बोल रहे हो कि भाई मैं 10 दिन में हिमालय चढ़ जाऊँगा, लेकिन आप चला रहे हो 4 साल, तो लगा रहे हो 4 साल, तो वैसे वैसे चीज़ें नहीं होती है, राइट। तो ये एक चीज़ है एंड वही है कि ये बता रहे हैं कि मंथली बेसिस पे गोल्ड लोन 100 करोड़ 120 करोड़ का दे देते हैं। फिर तो एक और चीज़ कंपनी ने बताई थी डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो डेट टू इक्विटी रेशियो ना इनका 0.2 है, ठीक है। तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो होता क्या, पहले बता देता हूँ। जो भी कंपनी के एसेट्स है, जो भी इक्विटीज़ वगैरह है, उसके अगेंस्ट डेट कितना है, ठीक है। तो डेट टू इक्विटी अगर रेशियो 0.2 है, इसका मतलब ये है ना कि कंपनी में अगर मैंने 100 रुपये डाले थे तो 20 रुपये का ही डेट लिया है, मतलब लोन काफ़ी कम लिया है, राइट। तो एनबीएफसी कंपनी जो होती है ना, जो लोन वाली कंपनी होती है, उनका आप हमेशा देखोगे ना, डेट टू इक्विटी रेशियो मोर देन 1 रहता है। सब लोग बोलते हैं लेस देन 1 होना चाहिए या उसके आसपास रहना अच्छा होता है, बट आप देखो कि इनका बिजनेस ही किया कि पैसे उठाना कहीं और से, आरबीआई से या दूसरे बैंक से पैसा उठाना। एनबीएफसी है तो ये दूसरे बैंक से उठाएंगे एंड फिर दूसरे को भेज देंगे। पैसा उठाएंगे दूसरे से 10 रुपये के भाव पे, 10 रुपये के रेट पे लेट से, एंड 15 पे आगे पर्सनल लोन, गोल्ड लोन जो भी बेच देंगे, राइट। तो 5 रुपये का बीच का माल खाएंगे, यही होता है इनका, एनबीएफसी का काम यही तो होता है। एंड उसमें इनको देखना है कि आप कैसे रिस्क मैनेज करेंगे, वो 5 रुपया पूरा का पूरी घर पे आ जाए, पैट में घर पे आ जाए, राइट। तो ये इनका काम रहता है, ठीक है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो इनका 0.2 है, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई इनके पास ज़्यादा लोन लिया हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं लिया हुआ, खुद सोचो ना। मैंने बताया था ईडब्ल्यू 5% ले जाता है अपना बिजनेस, फिर 5% ले जाता है अपना फीस वाला बिजनेस, जिसमें इसका खुद का बुक्स पे कुछ नहीं आता, ठीक है। एंड बाकी बचता है 45% जो एमएसएमई लोन बुक वगैरह देते हैं। इनका भी एयूएम जो भी, ये इसको एयूएम बोलेंगे, 100-105 करोड़ 103 करोड़ इस रेंज में, राइट। ये लोग बोल रहे हैं कि 20% बढ़ा देंगे अगले साल जो भी है। तो वही देखो, अब गाइडेंस भी ऐसे ही दे रहे हैं कि भाई एयूएम को मैं 10, 15, 20, 30% बढ़ाऊंगा। आई थिंक इसी रेंज में इन्होंने बताया था।
तो ये एक चीज़ है, ये एक बार आप देख लेना क्या है। बट हाँ, वो भी इतना मुझे ज़्यादा अच्छा वाला नहीं दिख रहा था, ठीक है। बट ओवरऑल देखो ना, कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है, प्रॉफिटेबली है, धीरे धीरे जा रही है। जैसे टाइम चेंज होगा ना, नंबर्स अच्छे नहीं लग जाएंगे, तो मैं तो इस पर खुद पढ़ूंगा, मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा। मैं इसको रखता था पहले, बट मैंने अभी इसको हटा दिया। तो एक चीज़ है, तो वही है, डेट टू इक्विटी रेशियो लोग बोल रहे हैं कि इजीली बढ़ा सकते हैं, एंड आरबीआई का नॉर्म्स है कुछ, आई थिंक 6-7 तक का डेट टू इक्विटी रेशियो कर सकते हैं, मतलब 0.2 से 6, तो आप समझ रहे हो 30x का जर्नी बाकी है अभी भी। बट वही है कि लास्ट क्वार्टर भी डेट टू इक्विटी रेशियो, लास्ट 2-3 क्वार्टर से डेट टू इक्विटी रेशियो शायद इसी रेंज में, एंड ये ज़्यादा बढ़ नहीं रहा। तो मेरे को क्या लग रहा है ना कि ये लोग अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं मार्केट का सिनेरियो का। मार्केट सिनेरियो एक बार अच्छा हो जाएगा तो लोग दबा के पैसा डालना शुरू करेंगे, अच्छे से लोन देना शुरू करेंगे, डिसबर्सल करना शुरू करेंगे। तो हम लोग को ट्रैक क्या करना ना, डिसबर्सल नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं, एंड ईडब्ल्यू वाली चीज़ अच्छे से हो रही है कि नहीं, क्योंकि फी बेस्ड इनकम तो ठीक है, खा लो गया पैसा, बट ईडब्ल्यू सबसे अच्छा मार्जिन असर्टिव बिजनेस लग रहा है, उसमें काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिस होने का चेंज लग रहा है। एक और चीज़ इन्होंने बताया कि जो भी ये तीनों चीज़ है ना, मतलब ईडब्ल्यू हो गया, तो ईडब्ल्यू और ये जो फी बेस्ड इनकम है, ये लोग ये सब को लेके ना क्रॉस सेलिंग काफ़ी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अर्ली सैलरी आपको दे दिया गया, ठीक है, तो आपका डेटाबेस में आ गया नाम, अब आपको हो सकता है गोल्ड लोन चाहिए या फिर होम लोन चाहिए या पर्सनल लोन चाहिए, तो ये लोग यही डीएसए वाला जो है दूसरे बैंक्स के साथ टाइप करके आपका नाम दे देंगे, भाई इसको पर्सनल लोन देना है दे दो। तो क्रॉस सेलिंग का अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, और ये बता रहे थे कि ईडब्ल्यू प्रोडक्ट से ये लोग करते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी है, बिजनेस काफ़ी अच्छी है, क्रीम वाले बिजनेस में मुझे अच्छा लगता है। कंपनी बता रही है कि भाई सब कुछ A to Z सीधे सही चले। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताना ही भूल गया था, इन्होंने बताया था कि ईडब्ल्यू प्रोडक्ट में रिस्क क्योंकि कम हो जाता है, क्योंकि ये पैसे लेंगे आपके एम्प्लॉयर से, आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि आपकी सैलरी तो लेट से 15-20 दिन में कुछ एक सैलरी बन गई थी, आपको अर्ली सैलरी चाहिए थी, उसका कुछ पार्ट ही आपको दिया जाता है, राइट। तो ये कुछ पार्ट आपके मंथ एंड के सैलरी से ले लिया जाएगा, राइट। तो इसमें रिस्क तभी हो जाता है कि जो आपकी एम्प्लॉयर है जिसके संग इनका टाइप है, वही डिफॉल्ट कर जाए, वही ना पे कर पाए। उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग काफ़ी अच्छा से चेक करते हैं कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है, जो मैंने पहले बताया था, राइट। तो अभी क्या है ना, इन्होंने बताया कि लास्ट क्वार्टर में 26 लाख का एक एनपीए हो गया, मतलब जिस कंपनी को इन्होंने पैसा दिया था वो 26 लाख का एनपीए हो गया, वो डिफ़ॉल्ट करके वो दे नहीं पाए, तो अभी उन्होंने उनको फ्रीज कर दिया। बट वो 26 लाख में से भी 17 लाख इनका रिकवर हो गया, बाकी भी धीरे धीरे आज जाके कुछ टाइम में हो जाएगा। तो ये एक चीज़ थोड़ा सा लग रहा है कि भाई थोड़ा डामाडोल वाला सिचुएशन हो रहा है, बट ओवरऑल देखो तो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, मेरे को चीज़ें अच्छी लग रही है, रिकवरी हो रही है लोग बता रहे हैं। बट हाँ, इसको ट्रैक करना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, लोन वाला बिजनेस है, एनपीए तो आएगा ही, राइट। आप सबको पैसे दोगे, सब आपको पैसा नहीं ला के देंगे, राइट। तो वो रिस्क आपको लेके चलना है, एंड ये उसको रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमेशा बात करती है। तो ये मुझे अच्छा लगता है ओवरऑल बिजनेस के बारे में। बट ठीक है, ट्रैक करते हैं इसको, देखते हैं क्या है, नंबर्स कैसे आते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे इस पर क्या करना है। बट ठीक है, हैविंग सेड दैट, एंड हाँ, कुछ ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कुछ ऐसा मैं बता नहीं रहा हूँ कि भाई आप बाय कर लो, सेल कर लो, या मैं ले रहा हूँ तो आप हटा दो, या जो भी, इससे इन्फ्लुएंस मत हो। आप बिजनेस को समझो, मैं स्टार्टिंग से बिजनेस बता रहा हूँ, मैंने अभी तक स्टॉक प्राइस बताया भी नहीं है, राइट। तो उस हिसाब से आप समझो कि भाई पूरा स्टोरी को समझो, लोग करते हैं क्या। अब मैंने इतना मेहनत करके कितना करीब करीब 10-15 मिनट का वीडियो मैंने बना दिया होगा, तो इसको आप देखो, पढ़ो, फिर आप जाके खुद से कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, कौन कॉल पढ़ो, चीज़ों को पढ़ो, कंपेयर करो दूसरी कंपनीज के साथ, देन आप अपना डिसीजन लो ना यार कि क्या करना है। ऐसे मैं बोलूँगा तो ऐसे ले लोगे तो भाई स्केलेबल ही नहीं है। कल को मेरे को नहीं समझ आया, मैं निकाल दिया, तो आप फिर वो हो जाओगे, राइट। कल को मुझे समझ आया, मैंने और डाल दिया, आपने नहीं डाला, तो आप फिर वो हो जाओगे। तो वैसे नहीं चीज़ें चलती है, किसी और के बोरोड कन्विक्शन पे काम करोगे तो ऐसा नहीं होगा। कल को आप स्केल नहीं कर पाओगे, कल को आप लेट से आपके पास 100-200 करोड़ हो गए, तो आप डाल दोगे क्या, मैं जो बताऊँगा। तो वैसे चीज़ें नहीं चलती है, ठीक है। तो इसको एज अ रिकमेंडेशन मत लो, मैं ऐसे भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड हाँ, चलिए यहीं तक रखते हैं, काफ़ी मैंने तो पूरा अच्छे से बता ही दिया। एंड कुछ अगर डाउट्स होता है तो प्लीज़ कमेंट वगैरह करो, एंड मैं क्लैरिफाई करने की पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।